माँ कब आएगा? बोला ना अभी आ जाएगा। ये ले आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अंसारी। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, सब्जी उत्पादन में भारत ने दुनिया में लहराया परचम। केंद्र सरकार की कृषि हितैषी नीतियों के कारण भारत ने सब्जी उत्पादन में दुनिया में दूसरा स्थान किया हासिल। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में कहा कि एथेनॉल और चीनी में किसानों ने हमें बनाया आत्मनिर्भर। केंद्र सरकार इथेनॉल प्लांट लगाने के लिए कर रही है काम। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने बाजरे की नई किस्म की है विकसित। बाजरे का आटा 10 से 15 दिन तक ही रहता है खाने लायक। नई किस्म का आटा 6 महीने तक रहेगा खाने लायक। कहा, मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने उठाए हैं कई कदम। और असम की खास किस्म की चाय ने नीलामी का बनाया नया रिकॉर्ड। मनोहारी गोल्ड टी करीब 1 लाख रुपए प्रति किलोग्राम की रिकॉर्ड कीमत पर बिकी। गुवाहाटी चाय नीलामी केंद्र के सचिव ने कहा, मनोहारी चाय देश में चाय की बिक्री और खरीद में अब तक की नीलामी की सबसे ऊंची कीमत। और हेडलाइंस के बाद आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सब्जियां पोषण का आधार होने के साथ साथ किसानों की आय एवं कृषि विविधीकरण का मुख्य स्तंभ सिद्ध हुई हैं। उन्होंने कहा कि सब्जी उत्पादन में भारत ने दुनिया में अपना परचम लहराया है। किसानों की मेहनत और केंद्र सरकार की कृषि हितैषी नीतियों के कारण भारत ने सब्जी उत्पादन में दुनिया में दूसरा स्थान हासिल किया है। तोमर ने मंगलवार को भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी द्वारा पोषण, उद्यमिता और पर्यावरण के लिए सब्जी अनुसंधान एवं नवाचार पर आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करते हुए कहा कि कृषि में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे ड्रोन, रोबोट, सेंसर का उपयोग बढ़ाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने नई ड्रोन पॉलिसी बनाकर नियमों को सरल कर दिया है। पिछले साल टिड्डी दलों पर नियंत्रण में भी केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा अनुमतियां लेकर ड्रोन का बखूबी उपयोग किया गया। तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार कृषि क्षेत्र की गैप्स भरकर किसानों को खुशहाल बनाने का प्रयास कर रही है। इसीलिए कृषि क्षेत्र का बजट अब 1.23 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है, जो कि वर्ष 2014 से पहले 21,000 करोड़ रुपए ही था। साथ ही 10,000 नए कृषक उत्पादक संगठन और 1 लाख करोड़ रुपए का एग्री इंफ्रा फंड बनाने जैसी बड़ी योजनाएं लाई गई हैं। सरकार का फोकस किसानों पर है, खासकर छोटे किसानों पर जिन्हें अनेक योजनाओं के माध्यम से लाभ पहुंचाया जा रहा है। उनकी आय बढ़ाने के लिए प्रयास किए गए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में कहा कि आपदा से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र ने राज्य सरकारों की मदद की है और उन्हें फंड जारी कर दिए गए हैं। SDRF का पैसा साल में 2 बार केंद्र सरकार स्वाभाविक रूप से रिलीज करती है। आपदा आवे तो भी, नहीं आवे तो भी राज्य का आवंटन निश्चित होता है और उसमें 25% पैसा उस कोष में राज्य सरकार का होता है, 75% पैसा केंद्र सरकार का होता है। जब भी इस प्रकार की परिस्थिति खड़ी होती है तो राज्य SDRF का उपयोग करता है। जब आपदा आती है तो उस समय केंद्र सरकार की
अंतर मंत्रालयीन समिति राज्यों का दौरा करती है, वो भी आकलन करके आती है। राज्य सरकार अपना आकलन करते हैं और अपना आकलन करने के बाद केंद्र सरकार को वो अपनी रिपोर्ट भेजते हैं। उस रिपोर्ट पर अधिकारियों की समिति भी विचार करती है। गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में एक एनडीआरएफ की कमेटी बनी हुई है, वो विचार करती है। मैं समझता हूँ पिछले दिनों जिन जिन राज्यों में इस प्रकार की परिस्थितियाँ खड़ी हुई हैं, वहाँ कई जगह पैसा रिलीज कर दिया गया है, कई स्थानों से रिपोर्ट आना बाकी है। तमिलनाडु को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो उनका हक है वो कभी भी मोदी सरकार के रहते हुए उससे वंचित नहीं हो। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने आज लोकसभा में एक सवाल के जवाब में कहा कि 2014 तक 1 से 1.5% की इथेनॉल ब्लेंडिंग होती थी, लेकिन वो आज 8% से अधिक हो गई है और आने वाले दिनों में इसमें और इजाफा किया जाएगा। चीनी मिलों के बकाया के बारे में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि बकाया पिछले सीजन तक अदा कर दिए गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक बहुत अहम भूमिका रही है कि हमारे किसान जो गन्ना बनाते हैं, जो हमारी शुगर मिल देश भर में बड़े पैमाने पे रोजगार देती है, हमारे को चीनी में आत्मनिर्भर बनाए और विदेशी मुद्रा से जो पेट्रोल डीजल के लिए क्रूड ऑयल आता है उसको भी कम करके हमारा देश आत्मनिर्भर हो, उसके लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं। वास्तव में जब हम 2014 में आए तब मात्र 1-1.5% इथेनॉल ब्लेंडिंग होता था, आज 8% से ज्यादा हो रहा है और आने वाले 3-4 साल में ये बढ़ के 20% हो। चीनी मिलों की जो ड्यूज पहले वर्षों तक नहीं दी जाती थी, आज के दिन पिछले चीनी सीजन तक लगभग पूरी ड्यूज दे दी गई है। थोड़ा सा अमाउंट बाकी है जो हाल में चीनी के लिए गन्ना लिया गया वो दिया जा रहा है। ये अन्य योजनाओं के तहत चीनी मिलों को भी मजबूत किया गया, चीनी किसान गन्ना किसानों को भी मजबूत किया गया और इसी के तहत जो अलग अलग सुझाव आए हैं उसमें लगातार हम संपर्क बनाए रहते हैं। हमारे माननीय सांसदों को बताना चाहूंगा कि 1 दिसंबर में इस महीने सभी लोग जो इथेनॉल प्लांट लगा रहे हैं उनके साथ चर्चा करके उनके साथ क्या क्या प्रोग्रेस हुआ है वो देख के हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये इथेनॉल प्लांट लगे। किसी को कोई समस्या हो तो उनके साथ लगातार चर्चा कर रहे हैं। आज के दिन निर्यात में भी बड़े पैमाने पे शुगर का निर्यात हुआ है, लगभग 70 लाख टन पिछले वर्ष, इस वर्ष भी 35 लाख टन निर्यात के कॉन्ट्रैक्ट बन गए। चीनी के दाम भी मार्केट में अच्छे हैं। तो एक प्रकार से गन्ना किसान और शुगर मिल्स को पूरे इस इकोसिस्टम को मजबूत बनाने का काम इस सरकार ने किया। कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में कहा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने बाजरे की नई किस्म विकसित की है। इस समय बाजरे का आटा 10 से 15 दिन तक ही खाने लायक रहता है। नई किस्म का आटा 6 महीने तक खाने लायक रहेगा। उन्होंने कहा कि मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अनेक उपाय किए हैं। बाजरे की जो सेल्फ लाइफ है उसके अंदर मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जो आईसीआर के साइंटिस्ट हैं इन्होंने इस पर बहुत गहनता से काम किया और रिसर्च किया और नई एक वैरायटी का इजाद किया है। उसमें वो कंपाउंड डाले गए हैं जिसमें आटा खट्टा पड़ता है। अभी वो रिसर्च उसका हो चुका है लेकिन उसको बाहर पब्लिक में अभी नहीं गया है, लेकिन उसमें अभी रिसर्च में ये सामने आया है कि उस आटे की सेल्फ लाइफ है वो 6 महीने तक वो आटा खट्टा नहीं पड़ेगा, जो अभी 10 या 15 दिन में आटा खट्टा पड़ जाता है। और दूसरा उसके अंदर ये है कि वो जिस तरह से हमारी बहनों को रोटी बनाने में उसमें तकलीफ आती है कि वो गेहूं की तरह रोटी चकले पे नहीं बनती, इसके लिए भी इसमें कंटेंट डाला गया है कि वो भविष्य में बाजरे की रोटी भी अगर चकले पर जिस तरह से गेहूं की रोटी बनाते हैं वैसे बनाने का भी इसमें किया गया है। तो मुझे लगता है कि ये वैरायटी जब बाहर आएगी तो उसके बाद में इस जो ये माननीय सदस्य की जो समस्या और देश की चिंता है उससे निश्चित रूप से समाधान भी मिलेगा। कैलाश चौधरी ने कहा कि आपदा के बारे में अब जब भी पता चलता है केंद्र की टीम वहां पहुंच जाती है और किसानों को मुआवजा देने का काम शुरू कर दिया जाता है। एसडीआरएफ फंड के अंदर जैसा मुझे आज बताते हुए प्रसन्नता है कि भारत सरकार ने और गृह मंत्रालय ने एक बहुत बड़ा एक निर्णय लिया
कि पहले जब आपदा आती थी तो उस समय आपदा आने के बाद में राज्य सरकार का ज्ञापन आता था, उसके बाद में केंद्र सरकार की जो टीम है वो जाती थी और आकलन करके आती थी। लेकिन अब उसमें सुधार कर दिया है और अब जैसे ही अगर मीडिया के माध्यम से भी पता चल जाता है कि वहां पर अगर इतना नुकसान हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, तो हमारी टीम तुरंत वहां पर पहुंच जाती है और ये एक बहुत बड़ा निर्णय हुआ है जिसकी वजह से तुरंत आकलन भी हो जाता है, किसानों को तुरंत मुआवजा जो समय पर मिल जाए इस दिशा में काम किया जाता है। कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने लोकसभा में क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन यानी फसल विविधीकरण के बारे में कहा कि सरकार इस पर ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि इस तरह की खेती से पानी की बचत होती है। उन्होंने फसल विविधीकरण के बारे में सरकार की मदद की भी जानकारी दी। किलो धान अगर उत्पादन करना है तो उसमें कम से कम तो भी 3000 से 5000 लीटर की पानी की आवश्यकता होती है। तो इसलिए ये जो सारी समस्या उसका समाधान है कि आने वाले समय में हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करके और किसान को वैल्यू एडेड आधार पर उनको इनकम मिले, उनको फसल उस दिशा में जाए, इसलिए सरकार ने कई कदम उठाए और डाइवर्सिफिकेशन पर जाने वाले जो इन प्रदेशों के किसान हैं उनके लिए सरकार ने जो दलहन के अंदर जो सब्सिडी के तौर पर उनको 9000 रुपये प्रति हेक्टर देने का प्रावधान किया और तिलहन के अंदर भी मूंगफली के अंदर 10,000 रुपये हैं, सोयाबीन में 6,000 रुपये प्रति हेक्टर और मोटे अनाज के अंदर भी 6,000 रुपये प्रति हेक्टर है। कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने एक सवाल के जवाब में लोकसभा में कहा कि सरकार ने न केवल कृषि का बजट बढ़ाया है बल्कि एमएसपी भी 1.5 गुना किया है। कृषि के सुधार के और इनकम बढ़ाने की दृष्टि से और अन्य चीजों को लेकर जिस तरह से काम किया गया, पहला काम कृषि का बजट बढ़ाया गया। जहां कृषि का बजट पहले 21,000 करोड़ रुपए होता था, उस स्थान पर अब कृषि का बजट 1,23,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। और इसके साथ ही एमएसपी के अंदर भी 2016 के अंदर आप सबको संज्ञान में है कि एमएसपी के अंदर 1.5 गुना किया गया। किसान सम्मान निधि के तौर पर इस देश के अंदर किसानों को किस तरह से संबल मिले, इस दृष्टि से 11 करोड़ किसानों से अधिक किसानों को किसान सम्मान निधि के तौर पर 1,60,000 करोड़ से अधिक राशि किसानों के खाते में पहुंचाने का काम किया गया है। और इसके साथ ही हॉर्टिकल्चर की स्कीम है। हॉर्टिकल्चर स्कीम के अंदर MIDS के माध्यम से हम किसानों को सपोर्ट करते हैं कि किस तरह से वो सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन पे जाए या उनको किस तरह से लाभ मिले। असम की खास किस्म की चाय ने नीलामी का नया रिकॉर्ड बनाया है। मनोहारी गोल्ड टी 99,999 रुपये प्रति किलोग्राम की रिकॉर्ड कीमत पर बिकी है। गुवाहाटी चाय नीलामी केंद्र के सचिव ने कहा कि मनोहारी चाय बागान ने अपनी मनोहारी गोल्ड किस्म का 1 किलोग्राम सौरभ टी ट्रेडर्स को बेचा। यह देश में चाय की बिक्री और खरीद में अब तक की सबसे ऊंची नीलामी कीमत है। मनोहारी टी एस्टेट के मालिक ने कहा कि इस प्रकार की प्रीमियम क्वालिटी वाली स्पेशल चाय के लिए खास उपभोक्ताओं और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोगों द्वारा मांग के आधार पर चाय का निर्माण करते हैं। मनोहारी गोल्ड टी की खासियत यह है कि ये पत्तियों से नहीं बल्कि छोटी कलियों से तैयार की जाती है, इसलिए इसकी कीमत ज़्यादा है और स्वाद भी काफ़ी अच्छा होता है। चमकीले पीले रंग की लीकर का स्वाद सुखद होता है और इससे कई हेल्थ बेनिफिट्स के लिए जाना जाता है। मनोहारी गोल्ड टी जुलाई 2019 में GTAC नीलामी में 50,000 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बिकी थी, जो उस समय की उच्चतम नीलामी कीमत थी। हालांकि रिकॉर्ड 1 महीने के भीतर टूट गया जब अरुणाचल प्रदेश के डोनीपोलो टी एस्टेट द्वारा निर्मित गोल्डन नेडल्स टी और असम के डिकॉन टी एस्टेट की गोल्डन बटरफ्लाई टी अलग अलग नीलामियों में 75,000 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बिकी। इतना ही नहीं, साल 2018 में यही चाय इसी प्लांटेशन में सबसे महंगी नीलाम हुई थी। मनोहारी टी एस्टेट की इस चाय की कीमत 39,001 रुपये प्रति किलोग्राम लगाई गई। साल 2021 में यह चाय सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए 99,999 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर बिकी। ये जो आज मनोहारी का चाय बिका है, ये जो मनोहारी गोल्ड है, वो बहुत स्पेशलिटी टी है। ये जो प्लाकिंग करता है, प्लाकिंग का भी प्रोसीड्यूर बहुत अलग है और इसका बनाने का तरीका भी बहुत अलग है। तो ये इस टाइप का अलग अलग तरीके का बहुत एक्सपेंसिव चाय भी आजकल आसाम में बनने लगा, जो पहले ऐसा एक्सपेंसिव चाय हम लोग नहीं बनाता था। हम लोग खाली कड़क चाय ही बनाने था, लेकिन आजकल हम लोग का पर्पल टी, येलो टी, ये जो है मनोहारी गोल्ड, उस टाइप का बहुत स्पेशलिटी टी आजकल आसाम में बनने लगा है। तो ये बहुत ही अच्छा बात है। बहुत स्मॉल टी ग्रोअर्स लोगों ने भी अभी हैंडमेड टी बनाने लगा है। तो ये स्पेशली क्राफ्टेड टी है,
ये वर्ल्ड के लिए, वर्ल्ड का अलग अलग देशों में अभी इसका बहुत इसका डिमांड आया है कि जो हम लोग का जो स्पेशलाइज्ड चाय है, हम लोग तो पहले आज 20-30 साल पहले तो हम लोग खाली कड़क चाय बनाता था, लेकिन अभी का जो है वो CTC, जो हम लोग कड़क चाय बोलते हैं CTC चाय, वो छोड़ के भी हम लोग अभी अलग अलग तरीके का बहुत सारा चाय हम लोग असम में अभी हम लोग प्रोडक्शन करने लगा है और इसका धीरे धीरे डिमांड बहुत बढ़ रहा है। और आप आज देखा है कि आज गुवाहाटी टी ऑक्शन सेंटर में ही इसके 1 लाख रुपया में ये आज सेल हुआ है। पश्चिम बंगाल में विपक्षी दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मंगलवार को सिंगूर में भारतीय जनता किसान मोर्चा के धरना मंच से एक बार फिर विस्फोटक बयान दिया। राज्य की ममता सरकार पर निशाना साधते हुए शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि किसानों को उनके अधिकार दिलाने का वादा कर ममता बनर्जी राज्य की सत्ता पर काबिज हुई थी, लेकिन ममता बनर्जी ने अपने वादा नहीं निभाया। तीसरी बार मुख्यमंत्री का शपथ लेने के बाद भी ममता बनर्जी अपना वादा नहीं निभाएंगी, इसके संकेत पहले से ही मिलने लगे थे। उन्होंने कहा कि तीसरी बार सत्ता में आने के बाद ममता बनर्जी ने टास्क फोर्स की कोई भी बैठक नहीं की, जिसके कारण राज्य का कृषि विभाग काम नहीं कर पाया और खाद की कालाबाजारी को रोकना संभव नहीं हो सका। आज ऊंचे दामों पर किसान निम्न गुणवत्ता वाली बीज खरीद रहे हैं। ममता बनर्जी के राज्य में किसानों की स्थिति शोचनीय है। शुभेंदु अधिकारी के साथ मंच पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राहुल सिन्हा, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार, पूर्व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष व अन्य कई बड़े भाजपा नेता मौजूद रहे। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बंगाल में बिजली की सब्सिडी नहीं मिल रही है, फर्टिलाइजर की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने 2019 से पीएम फसल बीमा योजना को हटा दिया, इसका बुरा असर हुआ। छोटे किसानों का 5 लाख रुपए तक का कर्ज माफ कर देना चाहिए। पशुपालकों की तरह अब मत्स्य पालकों को भी किसान क्रेडिट कार्ड KCC का लाभ मिलेगा। इसके लिए बहुत भागदौड़ की जरूरत नहीं है, सिर्फ कागजी कार्रवाई पूरी करनी पड़ेगी। जरूरी कागजातों के साथ मत्स्य पालक को 17 दिसंबर को विजय भवन स्थित सभागार में आयोजित विशेष शिविर में पहुंचना होगा। 17 दिसंबर को मत्स्य पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड KCC का लाभ देने को एक विशेष शिविर का आयोजन हो रहा है। दरअसल पशुपालकों और किसानों को KCC उपलब्ध करवाने के बाद अब मत्स्य पालकों को यह सुविधा मिलनी है। जिला प्रशासन ने एक शिविर आयोजित कर इसमें 45,000 मत्स्य पालकों को KCC से आच्छादित करने का लक्ष्य रखा है। भारत सरकार एवं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्देश के बाद मत्स्य पालकों एवं विक्रेताओं को किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ दिलवाने की कोशिशें तेज की गई हैं। विकास भवन में जिला स्तरीय शिविर के अतिरिक्त हर ब्लॉक पर भी विभिन्न तिथियों पर शिविर का आयोजन किया जाएगा। हर ब्लॉक में 200 से 250 KCC वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। गुजरात वडोदरा गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा वडोदरा के पादरा तहसील के चौकारी गांव में किसानों की जमीन में अपनी पाइपलाइन बिछाने का काम कर रही थी, लेकिन बारिश के चलते उस पाइपलाइन के काम की वजह से किसानों की जमीन में पानी भर गया और किसानों की फसल को बड़ा नुकसान हुआ था। जिले के SDM की मध्यस्थता में तय हुआ था कि कुल 110 किसानों को हुए नुकसान की 91 लाख की नुकसानी की भरपाई गेल कंपनी करेगी, लेकिन इस वायदे की काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी कंपनी ने किसानों को तय हुआ मुआवजा नहीं चुकाया। किसानों ने गेल के गेट पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। गेल की पाइपलाइन ड्रिलिंग की वजह से खेडूतों की ज़मीन बारिश जब हुई तो उसमें पूरा खेडूतों की ज़मीन का बहाव में चली गई थी, जिसके कारण खेडूतों को ज़मीन धोने के कारण काफ़ी सारा नुकसान हुआ। तो उस बारे में खेडूतों को गेल की तरफ से उसका जो नुकसानी हुआ है, ज़मीन का जो धोने से नुकसानी हुई, इस बारे में उनको पैसा जल्दी से जल्दी मिल जाए, उस बात को लेके गेल में आज रजूआत करने के लिए आए थे कि जो पैसा गेल कंपनी से अगाऊ उस बारे में बात हुई थी 91 लाख रुपये की फिगर नक्की की है, पर थोड़ा विलम्ब हो रहा है, तो इसलिए इस बारे में खेडूतों के साथ यहाँ पे आए थे और रजूआत करने के लिए कि जल्द से जल्द खेडूतों को गेल कंपनी द्वारा जो नक्की की गई रकम है, राशि है, वो जल्दी से जल्दी खेडूतों को किसानों को मिल जाए। और आइए बात करते हैं मंडी भाव की और देखते हैं कि अलग अलग अनाज की मंडियों में क्या रहा भाव। भारत में प्याज की खेती महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा की जाती है। रबी सीजन के दौरान प्याज की बुआई आमतौर पर नवंबर के अंतिम सप्ताह में की जाती है और ये जनवरी तक चलती है। रबी सीजन में लगाई गई प्याज की फसल तैयार होने में 4 महीने का समय लेती है। फरवरी और मार्च के बीच प्याज खोदने का काम शुरू हो जाता है।
प्याज की पैदावार पर नजर डालें तो इस साल देश में प्याज की उपज में अच्छी बढ़त हो सकती है। बीते साल के मुकाबले इस साल प्याज की पैदावार में 7 लाख टन से अधिक की बढ़ोतरी हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020-21 के बागवानी फसलों के अब तक के लिए जारी ताजा आकलन के मुताबिक देश भर में प्याज की उपज 2 करोड़ 68 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 2 करोड़ 60 लाख 91 हजार टन की हुई थी। वहीं ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में इन दिनों प्याज की आवक सामान्य बनी हुई है। हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार प्याज की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी में मंगलवार को प्याज के भाव में बढ़त देखने को मिली है। यहाँ 13 दिसंबर को लाल प्याज का भाव था 2,300 रुपए। 14 दिसंबर को इसके भाव में 225 रुपए का उछाल आया और भाव 2,525 रुपए पर जा पहुंचा, जबकि महाराष्ट्र की ही पुणे मंडी में दूसरी मंडियों के मुकाबले लोकल प्याज सबसे कम भाव पर बिकी। यहाँ 13 दिसंबर को लोकल प्याज का भाव था 1,000 रुपए। 14 दिसंबर को इसके सौदे 50 रुपए टूटकर 950 रुपए पर हुए। हालांकि गुजरात की राजकोट मंडी में प्याज के सौदों में हल्की बढ़त देखने को मिली। यहाँ 13 दिसंबर को प्याज का भाव था 1,750 रुपए। 14 दिसंबर को इसके सौदों में 50 रुपए की मजबूती आई और भाव 1,800 रुपए हो गया, जबकि जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान प्याज के भाव स्थिर रहे। यहाँ 13 दिसंबर और 14 दिसंबर को प्याज 2,050 रुपए पर बिकी। वहीं उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद मंडी में सोमवार को लाल प्याज का भाव था 1,900 रुपए। मंगलवार को इसके भाव में 100 रुपए की गिरावट आई और भाव 1,800 रुपए पर आ गया। बता दें कि देश से होने वाला सब्जियों का निर्यात 10% घटा है। एपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 में अप्रैल से अक्टूबर महीने के दौरान देश से कुल सब्जियों के निर्यात में 2 लाख टन से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। साल 2021 के बीते 7 महीनों के दौरान सब्जियों का कुल निर्यात 15,02,546 टन का ही हो सका है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात 17,30,098 टन का हुआ था। और मंडी खबर के बाद आइए बात करते हैं मौसमी खेती की। उत्तर प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी मैदानी इलाकों में गेहूं की बुवाई जारी रखें। यहाँ के किसान मसूर, काबुली चने और सरसों की बुवाई भी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मध्य मैदानी हिस्सों में उड़द और मूंग की बुवाई का समय है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान जौ की बुवाई का काम करें। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ के किसान अभी गेहूं की बुवाई कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पठार क्षेत्र में मूली, मेथी, पालक जैसी हरी सब्जियां बोएं। यहाँ के किसान इन दिनों शरद ऋतु के गन्ने की रोपाई भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश के मालवा पठार क्षेत्र में प्याज की रोपाई करें। मालवा पठार इलाके में टमाटर, गोभी, ब्रोकली की बुवाई भी कर सकते हैं। ध्यान रहे कि बुवाई के लिए बीज उत्तम गुणवत्ता वाले और स्वस्थ होने चाहिए। महाराष्ट्र के विदर्भ में किसानों को सलाह है कि वो अच्छी उपज लेना चाहते हैं तो पछेते किस्म के गेहूं की बुवाई जल्दी पूरी कर लें, क्योंकि 15 दिसंबर तक समय पछेते गेहूं की बुवाई के लिए सही है। वहीं पश्चिमी विदर्भ में टमाटर, बैगन, फूल गोभी और पत्ता गोभी की रोपाई बुवाई के 4 से 6 हफ्तों के बाद करें। पश्चिमी विदर्भ में इस समय मूली, गाजर और पत्तेदार सब्जियां भी बो सकते हैं। मराठवाड़ा की बात करें तो यहाँ के किसान भी जल्दी ही गेहूं की बुवाई पूरी कर लें। मध्य महाराष्ट्र में कपास की चुनाई सुबह के समय करें। कोंकण में रबी की मूंगफली की बुवाई पूरी करें। यहाँ के किसान चना, राजमा और सरसों की बुवाई पूरी कर लें। ये समय हरी प्याज की पूसा सौम्या किस्म की बुआई के लिए एकदम अनुकूल है। जनवरी में हरी प्याज की पूसा सौम्या किस्म लगाई जा सकती है। इसकी बुआई के लिए किसान सबसे पहले खेतों को जोत कर तैयार कर ले। खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर ले। 1 हेक्टेयर खेत के लिए करीब 10 से 12 किलो बीज काफी रहते हैं। उर्वरक की बात करें तो अच्छी फसल के लिए 1 हेक्टेयर खेत में 150 किलो नाइट्रोजन,
60 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटेशियम युक्त उर्वरक का इस्तेमाल करें। बुआई के समय पंक्ति से पंक्ति के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें। अच्छी फसल के लिए बुआई के तुरंत बाद फसल में सिंचाई करें। इसके बाद हर 10 से 12 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई जरूर करें। हरी प्याज में थ्रिप्स कीट के हमले का खतरा रहता है। थ्रिप्स की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। ध्यान रहे, दवा का छिड़काव सिर्फ कीट प्रभावित जगह पर ही करें। उन्नत किस्म पूसा सौम्या लगाने से किसान अच्छी उपज ले सकते हैं। 1 हेक्टेयर में इस किस्म की 250 क्विंटल फसल ली जा सकती है। ये किस्में उत्तर भारत में लगाने के लिए काफी अच्छी है। पूसा सौम्या की खेती उत्तर भारत में दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में की जा सकती है। और इसी के साथ किसान समाचार के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।